नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा शहर में डिजिटल अरेस्ट का पहला मामला आया प्रकाश में। व्यापारी से लाखों की हुई ठगी, 6 घंटे तक रखा अरेस्ट में। पूर्वा नहर में करोड़ों के भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा। सिमरिया हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर पत्रकार वार्ता पर कर पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल, भाजपा पर साधा निशाना। और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों को याद दिलाया आम आदमी पार्टी ने, कहा जनता के साथ किया चल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के समान थाना अंतर्गत डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें व्यापारी से लगभग 11 लाख रुपए हड़प लिए गए। वहीं व्यापारी को 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया गया। रीवा के समान थाना अंतर्गत नेहरू नगर में डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार नेहरू नगर के रहने वाले नितिन वर्मा को व्हाट्सएप पर ठग ने वीडियो कॉल कर बताया कि आपके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर हुई है। आपका आधार कार्ड से बैंक खाता खोला गया था, जिसमें 180 करोड़ की ड्रग खरीदी गई है। इसके लिए आपके सभी बैंक खातों की जांच करनी होगी। उसने वीडियो कॉल पर व्यापारी को और उनके परिवार को लेकर इतना धमकाया कि वह डर गया। फिर उसने कहा कि आप अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दीजिए। इसके लिए भेजे जा रहे अकाउंट नंबर में तत्काल अपने बैंक खाते का सारा पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। 24 घंटे में सारा पैसा वापस हो जाएगा। इसके बाद नितिन ने रुपए वापस मांगे तो फोन कट गया। पीड़ित ने दूसरे दिन परिजनों को जानकारी दी, तब ठगी का पता चला। शिकायत पर समान थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस साइबर सेल की मदद से जांच कर रही है। 10 नवंबर को हुई इस घटना का जिक्र पीड़ित ने किसी से नहीं किया और रिपोर्ट दर्ज करने में काफी देर कर दी, जिससे पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर एसपी विवेक सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में डरने की जरूरत नहीं होती। पहली बात ये कुरियर पकड़े जाने या गिरफ्तारी वारंट या सीबीआई या आरबीआई बताते हुए फोन आए तो घबराने की कोई बात नहीं। अनजान वीडियो कॉल रिसीव ना करें। इसके बावजूद यदि साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएं तो साइबर क्राइम थाने जाकर तत्काल शिकायत करें। शिकायत करने में जितनी जल्दी करेंगे, कार्यवाही में उतनी ही सहूलियत मिलेगी। ग्रुप में जोड़ा गया है कि यहाँ पे आपको बड़े टास्क दिए जाएंगे, उसमें ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। फिर उस टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ लोग उसको देखते थे कि और जो उसमें बोलते थे कि हाँ हमने ये टास्क किया तो हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, और हमने 50,000 जमा किया तो हमारे पास 5 लाख रुपए आ गए। इस टाइप से वो उसमें मैसेज करते दिख रहे थे, और जिससे फिर वो उसको भी लगा कि अगर वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसमें डालेगा और टास्क करेगा तो उसको भी इस प्रकार से पैसे का फायदा होगा। और उसी आधार पे उसने कुछ पैसे उसने डाल दिए टास्क के नाम पे, और वो टास्क भी किया। लेकिन क्योंकि ये पूरा साइबर धोखाधड़ी का एक मोडस ऑपरेंडी है, तो उसके फिर करीब 8-9 लाख रुपए उसने जो डाले वो उसके साथ उसमें धोखाधड़ी हो गई। इसके उपरांत फिर कुछ दिनों बाद उसके साथ एक अन्य तरीके की धोखाधड़ी ये हुई कि एक फोन आता है उसके पास कि आपके नाम से कुछ अकाउंट खुले हैं, जिसमें हवाला का ट्रांजैक्शन है, जिसमें संदिग्ध अन्य करोड़ों के ट्रांजैक्शन है जो कि ड्रग जैसे व्यापार में यूज किए गए हैं, और आप वीडियो कॉल पे आइए और आपसे हमें डिटेल चाहिए और आपके कथन चाहिए। और वो वीडियो कॉल पे आने के बाद उसको फिर किसी से बात नहीं करने दिया गया, उसको मना किया गया, डराया धमकाया गया कि अगर आप करोगे तो आपके साथ फिर हम अभी ऑनलाइन अरेस्ट आपको हम करके और आपको जेल भेजते हैं, और इस प्रकार से उसको डराया धमकाया गया। और उससे भी उसको जब डर लगा, क्योंकि एक फ्रॉड उसके साथ हुआ था, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो अकाउंट है कोई ऐसी चीज तो नहीं उसको कनेक्ट हो गई है, और जिसकी वजह से उसके पास पुलिस या सीबीआई ने उसको फोन किया। तो उसके आधार पर उसने करीब 1-1.5 लाख रुपए वहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो करीब उसके साथ 10-10.5 लाख का फ्रॉड हुआ। पहला हुआ जॉब के नाम पे, और दूसरा जिसको हम आजकल देखें डिजिटल अरेस्ट पे एक बड़ा साइबर फ्रॉड आ रहा है, तो इसके माध्यम से उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अभी हम सारी जानकारी उससे एकत्रित किए हैं, और जितने भी फोन कॉल्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप हैं, जो भी अकाउंट नंबर हैं, उसके आधार पर हम अगले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं, और कोशिश करें कि जो ये पूरा गैंग है इसकी तरफ हम पहुंच के कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो काफी दूर बैठे रहते हैं, कई बार फॉरेन कंट्रीज में भी रहते हैं, तो ऐसा कोई वो टारगेटेड नहीं कर पाते। निश्चित रूप से यहाँ पे समान थाने में हो सकता है कि जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो लोग हों, या कुछ ऐसा हो जो व्यापारी वर्ग है, या इस टाइप से लोग ज्यादा होंगे जिस वजह से वहाँ पे घटनाक्रम ज्यादा है। लेकिन
ये बता दूं कि आपको कि सिविल लाइन, समान विश्वविद्यालय सभी जगह पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट का जो है ये पहला केस अभी जो हमारे संज्ञान में आया रीवा में, ये पहला केस अभी तक ऐसा आया है। लोगों से अपील है कि इस तरह के कई सारे मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको पुलिस, सीबीआई या ईडी या अन्य तरीके से आपको डरा धमका रहे हैं, आपको आपके परिचित को किसी क्राइम में फंसने का वो बता के आपसे पैसा ले रहे हैं, या फिर आपको वीडियो कॉल पे बनाते हैं। और इसमें ये भी होता है कि जो सामने स्क्रीन में दिखती है उसमें भी एक व्यक्ति कोई ना कोई यूनिफॉर्म या कोई ना कोई सिंबल लेके, आई कार्ड लेके उसमें दिखता है, और जिससे कई बार लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति शायद वो किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी, ईडी, सीबीआई या पुलिस से है, और जिसकी वजह से वो डर के या अरेस्ट से बचने के इस तरह से वो कार्रवाई या पैसा उसमें देते हैं। और ये सभी से अपील है कि इस तरह का कोई भी चीज, डिजिटल अरेस्ट के नाम की कोई भी चीज किसी भी कानूनी प्रावधान में नहीं है। कोई भी वीडियो कॉल करके आप इस तरह से बात करें तो तत्काल फोन कट करें और उसके संबंध में अपने सगे संबंधी और पुलिस को सूचना दें। और अभी हमने देखा भी है कि भोपाल में समय पर सूचना मिल गई है पुलिस को, तो उन्होंने उनको विक्टिम होने से, उनके पैसे ट्रांसफर होने से बचाए हैं। तो सभी नागरिकों से अपील है कि जागरूक बने और इस प्रकार से किसी भी हथकंडे में क्रिमिनल्स के ना आए। पुश्तैनी जमीन के विवाद में मऊगंज जिले से पारिवारिक विवाद के चलते मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा कि मामले को सुलझाने लौर पुलिस गई हुई थी। पुलिस के लौटते ही परिजनों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना लौर थाना क्षेत्र के फुलहा गांव में बीती शाम 4 बजे की है। इस संबंध में घायल जितेंद्र तिवारी ने बताया कि पुश्तैनी जमीन को लेकर उसके ही परिवार के साथ विवाद चल रहा था। बीती शाम जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी बड़े पिता चंद्रशेखर तिवारी, चाचा सुरेश तिवारी सहित परिवार के अन्य लोग लाठी डंडा और हथियार लेकर पहुंचे और उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी होने के बाद भी अब जितेंद्र के घर वाले वहां पहुंचे तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इस घटना में जितेंद्र तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जितेंद्र तिवारी ने बताया कि विवाद काफी समय से चल रहा है। बीते दिवस पुलिस भी मौके पर आई थी। आरोपियों से बात करने के बाद जैसे ही पुलिस वापस गई, आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। बटे के बंटवारा है, 1/2 आधे आधे हिस्सेदार हैं हम दोनों। वो हमारा पूरा घर द्वार अपने नाम करवा लिए हैं और उसी बात में अगर बोल देते हैं तो हम लोग को भीतर घुस के मारते हैं। कल क्या घटना? कल घटना बस वही चीज की है। हम अब उसमें अदालत लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वकील लगाए हैं, वही बात वो जान गए हैं। तो फिर हम ये नहीं जानने पाए कि वो रिपोर्ट करने गए हैं। वो 13 तारीख या 12 तारीख किस दिन को गए हैं, रिपोर्ट किए हैं। कल पुलिस आई है, पुलिस से क्या बात आए अपने अंदर, उधर से पुलिस विदा भाई ये सीधे हमारे अंदर धावा बोल के, मम्मी थी हमारी, एक माजिल भाई था, वो इनका भाभी, छोटी छोटी बच्चियां, वो बच्चियां भागते गई हैं गोरहा। हम खेत में हल चलवा रहे थे या धान कटवा रहे थे, तो वहां से हम दौड़ते आए हैं और जैसे हम द्वार पर आते हैं तो इनको छोड़ के हमको पीटना चालू कर दिया। ये मारा है क्या कहा था, एक चाचा का लड़का है टीटू तिवारी, केदारनाथ तिवारी और विनोद तिवारी। ये छड़ से मारे हैं, राड से और लाठी से। एक राड लिया था, एक लाठी लिया था। जमीन है वो पूर्वजों की है कि उनकी? पूर्वजों की जमीन है। हाँ, हम दोनों एक बंटवारा हैं। बघवार टनल के पास बाइक सवार युवकों को ट्रक चालक ने ठोकर मार दी। घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। गुड़ थाना अंतर्गत बघवार टनल के समीप एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार 3 युवकों को ठोकर मार दी। इसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम गोलू सिंह बताया जा रहा है, जबकि 2 अन्य अजय सिंह और राकेश सिंह को मिनरवा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना दोपहर 1 बजे के आसपास की है। घटना इतनी भयानक थी कि देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। किसी तरह से एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा अल्प प्रवास पर मऊगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।
वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा मऊगंज जिले की नई गढ़ी के गढ़वा रामदेव सिंह गांव में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित सिंह के यहां पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। यहां कांग्रेस नेताओं के साथ साथ गांव वालों ने अगडाल मोड़ पर किसान कांग्रेस जिला रीवा के अध्यक्ष नृपेंद्र सिंह पिंटू की अगुवाई में राज्यसभा सांसद का स्वागत किया। करीब 2 घंटे तक विवेक कृष्ण तनखा गढ़वा रामदेव सिंह गांव में अमित सिंह के घर पर रुके। यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान विवेक तनखा ने कहा कि मैं इस गांव के विकास के लिए हमेशा तैयार हूं। विवेक तनखा ने कहा कि रीवा से मेरा पुराना नाता है, मेरे बचपन का कुछ साल रीवा में बीता है, इसलिए रीवा से मुझे एक अलग तरह का स्नेह है। उन्होंने ग्राम पंचायत छतगढ़ कला और ग्राम पंचायत मुड़ेला के विकास के लिए 10 लाख रुपए देने की बात भी कही। विवेक तनखा ने कहा कि ग्रामीण जनता तय करे कि क्या काम महत्वपूर्ण है, उस काम के लिए सांसद निधि से राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगाने की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा मदद करूंगा। उन्होंने पुलिस के राजनीतिकरण को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं गुड़ गैंगरेप की घटना को शर्मनाक बताया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पार्टी का ध्यान बाद में और जनता का ध्यान पहले देना चाहिए। रीवा की हवाई यात्रा को लेकर भी उन्होंने बताया कि जिस तरह से जबलपुर में हवाई सुविधा उपलब्ध होने के बाद निःशक्त बच्चों को घुमाया गया था, उसी तरह से रीवा में भी घुमाना चाहिए। और क्या कहा विवेक तनखा ने, आप खुद सुनिए। आज मैं रीवा के ग्रामीण अंचल में आया हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अपने परिवार के मित्रों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, जो प्रोफेशन के मेरे जूनियर्स हैं उनके साथ, पॉलिटिकल फ्रेंड्स के साथ मैं बड़े इजी वे में अपना मिलजुल रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल आदमी नहीं हूँ, मुझे इनफॉर्मेलिटी बहुत पसंद है। तो मैं आज अमित के घर आया हूँ। मैं अमित के माता पिता से भी मिला, सबसे मिला, रिश्तेदारों से भी मिला, मित्रों से भी मिला। यहाँ से मैं बाजू वाले गांव में जा रहा हूँ, जहाँ जो रीवा बैजनाथ कुशवाहा, जो 40 साल से मेरे यहाँ हम लोग के घर में काम कर रहे हैं, बैजनाथ जी, उनके दोनों बच्चे भी हमारे यहाँ पले हैं। 28 तारीख को उनके बच्चे की शादी है सीधी में, तो आज मैं उनके घर भी जा रहा हूँ उनसे मिलने, बैजनाथ जी और उनकी पूरी फैमिली से। वहाँ से मैं मऊगंज से निकल रहा हूँ तो लोग मुझे रोक रहे हैं, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कुछ मित्र लोग हैं। होते हुए मैं रीवा पहुँचूँगा। रीवा में मेरी बुआ हैं रमा आंटी से के साथ बैठूँगा, गपशप करूँगा थोड़ी देर। फिर एक और प्रधान फैमिली है जो हमको 60, 70, 80 साल से जानती है, उनके यहाँ भी आज तिलक है तो उनके यहाँ भी जाऊँगा। ये सब व्यक्तिगत कार्यक्रम है, व्यक्तिगत टूर है। ये सब करते हुए मैं मैहर पहुँचूँगा, जहाँ मेरे कुछ मित्र हैं जिनके यहाँ गमी हुई थी, उनके यहाँ बैठूँगा जाके, और रात तक जबलपुर पहुँच जाऊँगा, जहाँ मुझे अलग कार्यक्रम करने हैं। तो ये एक व्यक्तिगत टूर है, अपने लोगों के बीच का टूर है। बहुत अच्छा लगता है रीवा आके। बचपन से मैं इस एरिया में आया करता था, पिताजी के साथ, दादाजी के साथ मैं देखा करता था। पुरानी बातें फिर से स्मरण में आ रही हैं, अच्छा लगा। रीवा, देखिए, रीवा की विकास के लिए मैं ऑलवेज कटिबद्ध हूँ। मुझे लगता है कि रीवा और विंध्य को जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, बल्कि अभी भी जो फ्लाई बिग एयरलाइंस जो फ्लाइट स्टार्ट करने वाली है, संजय मंडाविया जी, वो मेरे ही मित्र हैं और मैंने उनको राजेंद्र शुक्ला जी से कनेक्ट किया था, क्योंकि मैं रीवा की हित की सोच रहा था। मुझे लगता है कि रीवा के लोगों को फ़्लाइट मिलनी चाहिए और शुक्ला जी ने मेरे को आश्वस्त किया है कि फ़्लाइट जल्दी स्टार्ट होगी। और संजय मंडाविया जी से मैंने भी एक प्रॉमिस लिया है, जैसे मैंने उनसे पहले जबलपुर में एक प्रॉमिस लिया था कि जब आपकी फ़्लाइट स्टार्ट होगी तो आप हमारे निःशक्त बच्चों को प्लेन में घुमाओगे। तो उन्होंने घुमाया था, जबलपुर के 72 बच्चों को हवाई जहाज़ में घुमाने ले गए थे। इसी तरह मैं उन्होंने बोला है जब रीवा की फ़्लाइट स्टार्ट होगी तो रीवा के जो निःशक्त बच्चे हैं उनको भी मैं एक दिन फ़्लाइट में घुमाऊँगा। झारखंड और महाराष्ट्र कांग्रेस इंडिया गठबंधन क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है, मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस अच्छा कर रही है और चुनाव होता है। और मध्य प्रदेश में अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं 2 सीटों पर, कांग्रेस हार गई, क्या कारण? अभी हारी कहाँ है? हारी हुई हैं? 2 सीट हुई है ना? नहीं, अभी तो वोटिंग हुई है, परिणाम है। सर, देखिए, वहाँ परिणाम नहीं आया है,
और मैं दोनों जगह गया था। बुधनी में राजकुमार पटेल जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और जाति आधार पे मेरे को दिखा वहाँ चुनाव चल रहा है। और विजयपुर जब मैं 2 बार गया हूँ, एक बार सचिन पायलट के साथ भी गया था, मुझे वहाँ एनर्जी दिखी थी। मैंने अच्छी एनर्जी विजयपुर में देखी। परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, बट मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि विजयपुर में परिणाम अच्छा होना चाहिए। सब ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं पार्टी से हट के बात बोल रहा हूँ। प्रशासन निष्पक्ष नहीं होगा, कानून निष्पक्ष नहीं होगा, कानून का अगर डर नहीं होगा तो ये सब समाज चलेगा कैसे? आप नहीं चाहते हो कि कानून की दुनिया में आप रहें। जब कानून की दुनिया रहेगी तभी तो आप बचे रहोगे। पार्टीज तो आएंगी और जाएंगी, नेता और मंत्री आएंगे जाएंगे, मगर व्यवस्था और समाज परमानेंट है। कोई सामने नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मैंने इस चीज़ को सोशल मीडिया में भी देखा था, पेपर में भी पढ़ा था, और ये भी मैंने देखा था कि क्योंकि सीएम साहब आने वाले थे तो गैंग रेप की घटना को छुपा के रखा गया कुछ दिन, ऐसा मैंने पढ़ा था। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अगर मेरे को अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती तो मैं कैंसिल करता, पहले उस परिवार के पास जाता जिसके साथ ये पीड़ा हुई है। हमको अगर रियली पब्लिक का मुख्यमंत्री बनना है या पब्लिक के दिल को टच करना है तो हमको पब्लिक के बारे में पहले सोचना चाहिए, पार्टी के बारे में उसके बाद सोचना चाहिए। संभाग में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप राजनीतिकरण करोगे अगर ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का, तो ये परिणाम होगा ही होगा। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जब जो सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रकाश कमेटी को रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था आज से 20 साल पहले, क्यों बोला था? इसीलिए बोला था कि पुलिस को राजनीति से दूर करो। पुलिस कमिश्नरी का भी जो कॉन्सेप्ट लाया गया था उसको, जिससे कि राजनीति से दूर करने के लिए। मगर मध्य प्रदेश में अफसोस है नहीं होते देख रहा हूँ। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है पूरी तरह सैफ्रोनाइज्ड है, और मैं बीजेपी से अपील करता हूँ कि देखिए, पुलिस फोर्स किसी की नहीं होती है, ना वो हमारी है ना आपकी है, वो खाली वक्त की होती है। उनको कानून से चलने दीजिए, उनको कानून से काम करने दीजिए। लोग यही चाहते, एक ही परिभाषा है पुलिस की कि वो कानून की दुनिया से चले। आम आदमी पार्टी ने आज धान के रेट सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रदेश की मोहन सरकार को किए गए वादे याद दिलाते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जो वादे इन्होंने किए थे एक भी पूरे नहीं किए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि धान के रेट को 3100 करने का वादा किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं किया गया। 450 में सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन उसमें KYC का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। इसी तरह से पंजीकृत शिक्षा क्या है यह लोगों को पता ही नहीं। क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आपको सुनवाते हैं। की थी घोषणाओं के बाद ये भूल से गए कि मतलब आज 16 तारीख जो है 15 से किसान की ये धान की खरीदी है और 3100 रेट बोले थे। इनकी जो गारंटियां हैं, गारंटी इनकी हमने पीछे छपा के रखी है। जो ये गारंटी दिए थे चुनाव के समय पे, एक भी काम इनका इसमें नहीं है। जो भी गारंटी इन्होंने बोली है, भाई 450 जो बोला था कि सिलेंडर मिलेगा, लोगों को नहीं मिल पा रहा। बोलते हैं KYC नहीं है, तो KYC के लिए भटक रहे हैं लोग। और जो इन्होंने अपनी इसमें मांगों में किया है कि हम लोगों के पंजीकृत शिक्षा, ये क्या है लोग जान ही नहीं पा रहे हैं। भाई जब यहाँ से पहुँच के कुछ करोगे तब न पता चलेगा, पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवा हवाली है। ऊपर से वहाँ बोल दिए कि हम लोग देंगे, चुनाव का एक फंडा था, ये चुनाव जीत गए, अब बैठे आराम से। पर ये चाहता हूँ कि अगर सरकार, जो मोहन सरकार है, जागे और यहाँ किसानों के लिए जो रेट तय किया है, भाई जो किसान 2300 के रेट पे धान दे रहा था, 3100 आपने बोला है, अगर 1 लाख रुपए का वो बेचेगा। आज रीवा जिला के 20,000 से ज़्यादा जिन किसानों ने धान का रजिस्ट्रेशन करवाया है और मध्य प्रदेश के 7,95,000 किसानों की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 3100 रुपये प्रति कुंटल धान का मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन घोषणा करके
सभी किसान भाइयों का वोट प्राप्त किया और सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने वादे को भूल गई। आज हम मध्य प्रदेश के 7,95,000 पंजीकृत रजिस्टर्ड किसानों की ओर से यह मांग करते हैं। सिमरिया में हुए हत्याकांड को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय मिश्रा द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पुलिस और स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। बीते दिनों सिमरिया में अजय केवट हत्याकांड को लेकर कांग्रेस अब हमलावर हो रही है। 11 नवंबर के दिन सिमरिया में अजय केवट की पुरानी रंजिश के चलते हत्या हो गई थी, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। पूरी घटना में कांग्रेस ने पुलिस को दोषी बताया है और आवश्यक कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव में ये कार्यवाही की गई है। क्या कहना है अभय मिश्रा और उनकी पार्टी का, जानने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं पत्रकार वार्ता। पार्टी भी मेरे पास ये व्हाट्सएप पे, जिसमें वो लिखे हैं कि निवेदन है कि दिन दहाड़े हत्या जिसकी सूचना दर्ज है, निवेदन है कि सुबह प्राथिया के घर केपी त्रिपाठी, देवेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा, संदीप द्विवेदी अन्य साथियों का है। मुझे कह रहे थे तुमने देवेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों की है? तुम्हें यह पता नहीं देवेंद्र त्रिपाठी मेरा आदमी है, उसे मैं बचा लूंगा, मेरी शासन सत्ता है। रौब दिखाकर मुझे डरावा धमका रहे थे तथा साथ में पुलिस को भी लिए थे। कह रहे थे देखो पुलिस हमारे कहने पर काम करेगी, तथा जबरदस्ती केपी त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा 1 लाख रुपए मुझ पर दबाव देते हुए दे गए हैं। अतः निवेदन है कि इनके द्वारा केपी त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा दिए गए 1 लाख थाने में जमा करा लिए जाए। मैं मेरे पति साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की। ये लेटर उसके दस्तखत, ये लेटर लेके वो थाने में खड़ी है और ये उसका लेटर गुंडों से छुड़वा लेते हैं पुलिस वहाँ की, और 1 लाख रुपए गुंडों को दिलवा देती है। चलो उसको दे दो। जब वो फेंकने लगी, वो ऐसे फेंके दे रही थी खोल के कि थाने, तब लेते हैं वो जान बचा के भाग रही। इनसे आप उम्मीद करते हो, इनसे आप उम्मीद करते हो कि ये इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये अभी तक कथन नहीं करा रहे। ये गुंजाइश दे रहे हैं अपराधियों को कि तुम इनको मैनेज कर लो। वो कह रहे हैं कि एक दिन और रुकिए, एक दिन और रुकिए, हमारा बात चल रही है, हम दबाव बनाए हुए, और जब हमारा दबाव बना लेंगे, हम सेट कर लेंगे, तब आप कथन कराएं। ये कथन को आप सोचिए, इनको कथन 24 घंटे में हो जाना चाहिए। आज 3-4 दिन हुआ है, बयान जो होते हैं ना FIR के बाद, गवाहों के बयान, फरियादी के बयान, ये कथन नहीं करा रहे। वो जब तक मैनेज नहीं कर लेंगे तब तक ये कथन नहीं कराएंगे। उसके लिए सब लोग जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, और पुलिस ये सब कारनामा कर रही है। मैंने आज फिर SP को ये पत्र लिखा, आपके सामने व्हाट्सएप करूंगा। अभी व्हाट्सएप कानून है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें इसको मान्यता दी गई है। ये एक तरह की पावती है। इसमें मैंने लिखा है कि बेबा ज्योति केवट थाने में उपस्थित थी तथा अपराधियों द्वारा जबरिया पुलिस के साथ घर आकर 1 लाख रुपए को आवेदन में के साथ थाने में जमा करा रही थी। जिस संबंध में वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा मुझे तुरंत फोन पर सूचित किया गया। साथ ही बेबा ज्योति केवट के आवेदन की छाया प्रति भी मुझे व्हाट्सएप में प्रेषित है। यह सब मैंने आपको व्हाट्सएप में प्रेषित किया है। पत्र का अवलोकन करें। तो संबंध में मैंने तुरंत लिखकर आपको प्रेषित किया, जिसे आपने देखा। व्हाट्सएप में नीला रंग आ जाता है, जिसे आपने देखा। फिर वहां गुंडों के पहुंचने तथा पुलिस की साथ पर बेवा के ऊपर दबाव बनाने के साथ ही पुलिस द्वारा पुराने अपराधियों को 1 लाख रुपए दिला दिए गए, बिना पावती दिए थाने से भगा दिया गया। यह पूरी घटना थाने के CCTV कैमरे में भी कैद है। तत्काल मेरे द्वारा आपको फोन किया गया, किंतु आपने सब कुछ जानते हुए फोन रिसीव नहीं किया। तत्काल एडिशनल SP श्रीलाल, DSP प्रजापति से मेरी बात हुई। इसके बावजूद भी फरियादी एवं गवाही को पावती न देकर आप सब ने मिलकर अपराधियों के हितों का ध्यान रखा हुआ है। आपके द्वारा जानबूझकर फरियादी एवं गवाहों को कथन कराने में विलंब किया जा रहा है, ताकि अपराधियों के दबाव में चालान से पूर्व ही कथन के दौरान मामला रफा दफा किया जा सके। पुलिस की कार्यप्रणाली अति संगीन है, मामला अति गंभीर है। कल शाम 5 बजे बीरखाम पौड़ी थाना सिमरिया से कोटी त्रिपाठी पुत्री ब्रजेश त्रिपाठी पढ़ाई हेतु रीवा से लौटकर अचानक घर के पास से गायब कर दी गई। पूरी सिमरिया की पुलिस पैकारी कराने में व्यस्त है। अब रीवा पुलिस से सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। ये अभी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। इसका ओरिजिनल लेटर लाओ, हमारे मोबाइल से खींचो और व्हाट्सएप करो। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा रेत परिवहन करने वाले वाहनों पर हो रही नाजायज कार्यवाही के संदर्भ में आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त रेत खदान में रॉयल्टी के साथ ट्रांसपोर्टर रेत लेकर आते हैं। इसके बावजूद रास्ते में पुलिस, तहसीलदार, आरटीओ के द्वारा वाहन खड़ा करके वहां के मालिकों से लाखों की वसूली की जाती है और नहीं देने पर वाहनों को जब्त कर महीना तक खनिज विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं और नहीं देने पर वाहनों को जब्त कर महीनों तक खनिज विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसका उन्हें 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। खनिज विभाग घन मीटर में रॉयल्टी जारी करता है, लेकिन पुलिस, आरटीओ और अन्य अधिकारी वाहनों का वजन कराते हैं और हर रेत खदान में नाप तौल की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि रेत खदान में प्राइवेट धर्मकांटा की दूरी 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर होती है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। को नाप लेना चाहिए, उस तरह से चलान करना चाहिए और अगर किसी गाड़ी का कागज सही कंप्लीट है, टीपी कंप्लीट है, उस गाड़ी को अन्यथा परेशान न किया जाए, यही हमारा निवेदन है। और टूल प्लाजा में भी गाड़ी के अंदर होते हुए भी गाड़ी को 1300 रुपये, ये देखिए गाड़ी की लोडिंग देखिए आप, गाड़ी के बराबर बालू दिख नहीं रही है, लेकिन इसका ओवरलोड हम लोगों ने एक फर्ज चुकाते हैं 1350 रुपये सीधी का प्लाजा और 800 रुपये खड्डा का प्लाजा, ये ओवरलोड और फर्स्ट क्रेडिट में 1000 रुपये कट रहे हैं अलग से। अब बताइए मोटर मालिक इसमें क्या कमाए, क्या एंट्री दे, क्या गाड़ी ड्राइवर को दे, क्या खुद कमाए, क्या किस्त दे, इसके लिए गाड़ी सब खड़ी कर रखा है। पीएम श्री मॉडल साइंस कॉलेज में गलत पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने को लेकर मामले का खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि साल 2024-25 में टूरिज्म एवं होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की जगह मात्र बा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जबकि पिछले 30 साल से अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में टूरिज्म का कोर्स चल रहा है। इससे योग्य व संबंधित कोर्स में पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कलेक्टर रीवा के नाम पत्र लिखा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री, रजिस्ट्रार, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग और अपर सचिव के नाम भी पत्र सौंपा है। क्या है पूरा मामला, सुनवाते हैं आपको। कि आप अपने कॉलेज में बीबीए टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का कोर्स वोकेशनल रन करेंगे, जो कि जन भागीदारी के तहत होना है। इन्होंने उसमें क्या किया, जानबूझ करके गलती की या ना चाहते हुए जैसे भी इन्होंने की, लेकिन इन्होंने गलती ये किया कि विज्ञापन में इन्होंने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को हटा दिया और सिर्फ उसमें इन्होंने बीबीए को कर दिया, बीबीए मैनेजमेंट को। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का तो मसला ही खत्म हो गया, जिसका सरकार पढ़ाना चाह रही है। और जिन बच्चों ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ रखी है, जिनके पास संबंधित योग्यता है, उनकी योग्यता और पात्रता की भूमिका ही खत्म हो गई जब आपने मैनेजमेंट को ला दिया। तो अब मैडम से हमारा अनुरोध ये है कि आप सही विज्ञापन पुनः से जारी करिए और जो इससे पहले का विज्ञापन था जिसमें आपने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का नाम ही नहीं लिया, ना उसको पेपर में आपने प्रकाशित किया, उस पर जो आपने चयन किया है, जो उस पर नियुक्ति हुई है, उसको आप निरस्त करके और फिर से नया विज्ञापन दीजिए, नई नियुक्ति करिए। आप लोगों ने किया था यहाँ पे? सर, मध्य प्रदेश और रीवा यूनिवर्सिटी एपीएस विश्वविद्यालय में टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो कोर्स है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का 30 सालों से ज़्यादा समय से चल रहा है। हमारे यहाँ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बच्चों की भरमार है जो बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर कोर्स नहीं चल रहा होता, हमारे यहाँ बच्चे नहीं होते, तब कोई बात नहीं, आप ठीक है, एक बार कंसिडर किया जा सकता था। लेकिन हमारे अपने शहर में इस कोर्स को पिछले 3 सालों से यूनिवर्सिटी रन कर रही है और आपके पास भर के बच्चे हैं, तो आप सही व्यक्ति का चुनाव क्यों ना करें सही चीज़ पढ़ाने के लिए। मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है, वो सारी चीज़ें आपकी फिजिशियन देख सकता है, लेकिन जब आई स्पेशलिस्ट की बात होगी तो आई स्पेशलिस्ट ही आई देखेगा ना, किडनी वाला आई कैसे देख लेगा। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इनको पढ़ाना है, मैनेजमेंट वाला बच्चा कैसे पढ़ाएगा, जबकि मैनेजमेंट का सिलेबस अलग है, टूरिज्म मैनेजमेंट का सिलेबस अलग है। जिसने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ा है वो ज़्यादा बेहतर से बता पाएगा। और हमारे पास आजकल तो सारा कुछ नेट में मौजूद है, आप भी देख पाएंगे, हम भी देख पाएंगे। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है, मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। एक बार टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का बच्चा मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, वो मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ा लेगा, लेकिन मैनेजमेंट के बच्चों ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का जब सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो वो कैसे पढ़ाएंगे। अब बताइए मुझे, इस पर मैडम भी, हम मैडम से भी चाहते हैं इसको हमको बताएं कि कैसे करेंगे। ये कौन मैडम? अपर पूर्वा नहर में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। जल संसाधन विभाग बाणसागर रीवा के जल उपभोक्ता संस्थान गढ़वा लक्ष्मणपुर अंतर्गत अपर पूर्वा नहर रीवा संभाग के गुणवत्ता विहीन एवं अनुप्रयोग फील्ड चैनल के निर्माण में 56,35,000 रुपए की वसूली की जानी थी, लेकिन आज तक नहीं हुई। वहीं नहर निर्माण में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। नहर जो ये बनी हुई है अपर पूर्वा नहर और जो बाणसागर की नहरें हैं, ये पूरी भ्रष्टाचार युक्त नहरें हैं। इसकी कई जगह शिकायतें हो
चुकी हैं। आप जिस नहर की बात कर रहे हैं गोविंदगढ़, हमीरकी, कनौजा, इसमें करीब 1 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच संबंधी कागज तो हमने भी सक्षम अधिकारियों को दिया है और देना बाकी है। मैं तो सीधे कहना चाहता हूं कि जो नहरें बनाई गई थी वो गुणवत्ता विहीन बनाई गई, इसलिए हर जगह टूटी फूटी मिलेंगी। गेट बंद कर दिया गया नहरों में, अगर वो पानी भर गया, जब पानी चालू किया जाएगा तो गांव डूब क्षेत्र में हो जाएगा, सारी फसलें चौपट हो जाएंगी। इसको देखते हुए मैं तो कहना चाहता हूं कि जितनी नहरें हैं उनको फिर से मरम्मत कराई जाए ठीक से, क्योंकि किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। अभी जब बोनी का समय है तो पानी नहीं दिया जा रहा तो बोनी होगी नहीं, फिर जब वो किसान किसी तरह से बो देगा तो आप पानी छोड़ दोगे तो किसान की फसल सड़ जाएगी। मतलब हर तरफ से किसानों की ही समस्या है, चाहे आप पानी पहले नहीं दो बाद में डूब जाए। तो इन जो यहाँ नहरें हैं उनके बनाने का, उनके सुचारू रूप से संचालन का नियमित रूप से जांच हो, तब जाके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के अवसर पर आज शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम फिजिक्स डिपार्टमेंट में आयोजित किया गया था। आयोजन को लेकर हमने व्याख्याताओं से चर्चा की। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की एक व्याख्यान श्रृंखला इस महाविद्यालय में चलाई जा रही है। उसी क्रम में आज भौतिक शास्त्र विभाग के द्वारा ये भारतीय ज्ञान परंपरा और भौतिक विज्ञान विषय पर ये कार्यशाला आयोजित है। इसमें प्रमुख वक्ता के रूप में न्यू साइंस कॉलेज के प्रोफेसर आर के तिवारी साहब आए हुए हैं। और हमारे यहाँ 18 विभाग हैं। इन पूरे 18 विभागों में विभाग यानी विषय, उन विषयों का भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या तादात्म्य रहा है, इसी विषय को लेकर ये ज्ञान परंपरा चलाई जा रही, ज्ञान परंपरा की ये कार्यशाला चल रही है। और इसमें बहुत सारे विषय अभी तक हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। इस तरह से ये भारतीय ज्ञान परंपरा का विमर्श हमारे महाविद्यालय में सफलतापूर्वक। ये जो हमारी सीरीज चल रही है भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर, कि सभी विभाग के लोग जो हैं, जैसे आज भौतिक शास्त्र के बारे में, भौतिक शास्त्र और भारतीय ज्ञान परंपरा का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। और वो भी जो है प्रकाश भाई ब्रह्म कुमारी से आए थे, वो उन्होंने भारतीय सहिष्णुता दिवस के बारे में भी बतलाया कि हमें किस प्रकार से, बच्चों को ये बतलाया कि किस प्रकार से जो है एक दूसरे के प्रति जो है सद्भावना रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जब हम एक दूसरे के पास सहिष्णु रहेंगे तभी हमारी असली भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसको हम जी पाएंगे। और इसी के साथ साथ कल भी था, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी, और कल हम लोग ने पुष्पांजलि दी और उसके साथ साथ कार्यक्रम किए। और आज जो है भगवान बिरसा मुंडा के बारे में छात्राओं को एक लघु फिल्म दिखाई गई है। और ये क्रम भी हमारा 26 तारीख तक भगवान बिरसा मुंडा के बारे में डेली जो है प्रत्येक दिन जो है ये कार्यक्रम होंगे, और उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की सीरीज भी चलती रहेगी। कितने दिन से चल रहा है? मऊगंज थाना अंतर्गत मिले अज्ञात शव की पहचान कर ली गई। बताया जा रहा कि मांगलिक कार्यक्रम में शरीक होने युवक पहुंचा था। घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। बीते दिनों मऊगंज जिले में नई गढ़ी गुड़मार्ग पर बेला गांव में एक युवक की लाश मिली थी। पास ही बाइक पड़ी मिली थी, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और छानबीन की गई तो पता चला कि
मृतक युवक बहुती का रहने वाला है। 26 वर्षीय संतोष प्रजापति के पिता का नाम लालमणि प्रजापति है। संतोष किसी मंगल कार्यक्रम में शामिल होने सिनुआ गांव गया हुआ था, जहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। घटना किन कारणों से हुई है, इसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद हो सकेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।